पुरानी बात है। एक दूर देश में सूर्यराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे और उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरा दुख छिपा था। उनकी 2 सुंदर रानियां थीं, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन राजा अपने बगीचे में दोनों रानियों के साथ खड़े थे। उनका मन बहुत चिंतित था और वे गहरी सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। महाराज, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? दिन ब दिन आपकी यह चुप्पी हमें भीतर से व्याकुल कर देती है। जब हम आपको इस तरह गहरी सोच में डूबा देखते हैं, तो हमारा भी किसी काम में मन नहीं लगता। कृपया हमें बताइए, आपके मन को इतना भारी करने वाली बात क्या है? मैं क्या करूं महारानी कोमल, मेरे मन को चैन ही नहीं मिलता। दिन रात एक ही चिंता मुझे भीतर से खाई जाती है। मेरे बाद इस राजगद्दी का क्या होगा? इतना विशाल राज्य है, चारों ओर सुख समृद्धि है, प्रजा सुखी है, पर मेरा आंगन सूना है, मेरा कोई वारिस नहीं है। डर लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद यह सब बिखर न जाए और मेरी प्रजा फिर कष्ट में न पड़ जाए। महाराज, आप पहले शिकार पर जाना कितना पसंद करते थे। जंगल की खुली हवा में आपका मन भी हल्का हो जाता था। क्यों ना आज आप शिकार पर चलें? शायद वहां जाकर आपका मन कुछ शांत हो जाए और ये चिंताएं थोड़ी देर के लिए ही सही दूर हो जाएं। राजा सूर्यराज थोड़ी हिम्मत बटोरते हुए बोले, हाँ महारानी वैदिका, शायद आप ठीक कह रही हैं। मंत्री मणिचंद को बुलाओ और शिकार की सारी तैयारियां करवाओ। हो सकता है कुछ समय के लिए ही सही मेरा मन इस बोझ से हल्का हो जाए। राजा सूर्यराज अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। राजा सूर्यराज अपने मंत्री मणिचंद्र, अमरसेन तथा देवदत्त के साथ शिकार खेलने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। काफी दूर एक घना जंगल फैला हुआ था, जहां हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। काफी दूर तक चलने के बाद वे सभी उसी घने जंगल में पहुंच गए। राजा ने कुछ ही समय में 2-4 छोटे जानवरों का शिकार कर लिया था। लेकिन राजा का मन किसी बड़े शिकार पर अटका हुआ था, जो उन्हें अब तक नहीं मिला था। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। मंत्री और सभी सैनिक थककर चूर हो चुके थे, लेकिन राजा सूर्यराज के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वे जंगल के काफी भीतर निकल आए, तब एक स्थान पर मंत्री ने रुककर कहा, महाराज, अब इससे आगे बढ़ना प्राणों को जोखिम में डालना है। इस स्थान से आगे जाने का साहस बड़े से बड़े शिकारी भी नहीं करते। कहते हैं जो भी इस सीमा को पार करता है वह कभी लौटकर नहीं आया। ऊपर से रात भी होने वाली है, अतः मेरी विनती है कि हमें यहीं से वापस लौट चलना चाहिए। राजा सूर्यराज दृढ़ स्वर में आंखों में जुनून लिए हुए बोले, नहीं मंत्री जी, न जाने क्यों आज मेरा मन किसी बड़े शिकार के लिए व्याकुल है। ऐसा लग रहा है जैसे यह जंगल मुझे किसी विशेष उद्देश्य से बुला रहा हो। मैं इतनी दूर आकर यूं ही खाली हाथ लौट जाना नहीं चाहता। जब तक कोई तगड़ा और चुनौतीपूर्ण शिकार हाथ न लग जाए, तब तक मेरा मन चैन नहीं पाएगा और मैं वापस लौटने का विचार भी नहीं कर सकता। मंत्री और सैनिक कुछ भी न बोल सके। वे राजा की आज्ञा के आगे विवश थे। ठीक है महाराज, जैसा आपको ठीक लगे। राजा के बताए स्थान से जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, तभी चारों ओर से भयानक और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। उन आवाजों को सुनते ही सैनिकों का दिल दहल उठा, लेकिन राजा सूर्यराज के चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं था। वे बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद वे लोग जंगल के काफी अंदर चले गए। तभी अचानक उनके घोड़े के ठीक सामने
एक खोपड़ी आकर गिरी और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकलने लगे, जिन्हें सुनकर सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। अगर इस स्थान से आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम सब मारे जाओगे। जाओ, भाग जाओ। मंत्री डरे हुए स्वर में बोलता है। महाराज, चलिए, अभी भी समय है। कृपया हम सब वापस लौट चलें। मंत्री जी, यदि तुम इस विचित्र रहस्य को जानना नहीं चाहते तो सैनिकों के साथ अभी वापस लौट जाओ, लेकिन मैं इस रहस्य को जाने बिना कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि जो भी इस स्थान से आगे जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता? लेकिन महाराज, आगे बढ़ना प्राणों को खतरे में डालना है। हम आपको इस खौफनाक जंगल में अकेला छोड़कर कैसे लौट सकते हैं? इस वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर कदम पर मृत्यु घात लगाए बैठी है। यदि भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो हमारे राज्य का क्या होगा? यह बात सुनते ही राजा का मन चिंताओं ने घेर लिया और राजा ने वापस लौट जाना ही सही समझा। राजा वापस मुड़ गए अपने महल की तरफ। कुछ देर बाद राजा अपने महल पहुंच जाते हैं। एक दिन राजा बाग में टहल रहा था। वह इसी विषय पर सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। राजा, ओ राजा। राजा चकित होकर इधर उधर देखता है। इधर इस आम के वृक्ष पर देखो। तुम कौन हो और तुम मनुष्य की तरह कैसे बोल पा रही हो? राजा, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम संतान के न होने के कारण ही दुखी या उदास हो रहे हो। हाँ, मैं इसी वजह से हमेशा दुखी व उदास रहता हूँ। न जाने भगवान ने मुझे किस जन्म का दुख दिया है कि दो विवाह करने के पश्चात भी मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। दुखी न हो राजा, मैं तुम्हारा यह दुख भी दूर कर सकती हूँ और तुम्हारे यहाँ अब भी संतान उत्पन्न हो सकती है। ये सुनकर राजा चकित रह गया। क्या मेरे यहाँ अब भी संतान हो सकती है? क्या तुम कोई उपाय बता सकती हो? कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? मैंने अच्छे अच्छे वैद्य, ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों से इस संबंध में सलाह ली थी, परंतु सब असफल रहे। धीरज रखो राजा, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। यदि तुम मुझे एक वचन दो तो मैं तुम्हें ऐसा जल लाकर दूं जिसकी एक बूंद पीते ही 1 वर्ष पश्चात संतान उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो कुछ भी तुम मांगोगी या कहोगी मैं उसे पूर्ण करके दूंगा। राजा, जल्दबाजी न करो। वचन देने से पहले सोच लो। ऐसा न हो कि वचन देने के बाद पछताना पड़े। मैं अच्छी तरह सोच समझकर ही तुम्हें वचन दिया हूँ। मैं कभी भी इससे विपन्न नहीं होऊंगा। चिड़िया ने जादू से जल में भिगोया हुआ एक कपड़ा प्रकट किया। ठीक है राजा, यह कपड़ा जल में भिगोया हुआ है। इसे निचोड़कर जल की एक एक बूंद अपनी दोनों रानियों को पिला देना। इससे संतान होगी, लेकिन मुझे और अपने वचन को मत भूलना। यह कहकर चिड़िया उड़ गई। राजा वो कपड़ा ले लेता है और वैसा ही करता है जैसा चिड़िया ने बताया था। 1 वर्ष बाद दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुआ। आज खुशी का दिन है। आज पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए और राज्य भर में दान पुण्य किया जाए। समय बीतता गया।
दोनों राजकुमार बड़े हो गए थे। राजा ने बड़े बेटे का नाम सोहनदास रखा और छोटे बेटे का नाम मोहनदास रखा। राजा सुख में इतना डूब गया कि वह सफेद चिड़िया का वजन भूल गया। दोनों राजकुमार सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान थे। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और एक दिन वो बगीचे में बैठकर कुछ सोच रहा था। क्या करूं, किस बेटे को अपनी राजगद्दी दूं? दोनों राजकुमार गद्दी पाने के योग्य है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से मेरी उम्र भी हो चुकी है। ये सब राजा सोच ही रहा होता है। तभी एक आवाज राजा के कान पे पड़ती है। राजा, ओ राजा। राजा ने देखा आम के पेड़ पर वही सफेद चिड़िया बैठी हुई थी। अरे चिड़िया रानी, तुम इतने दिन कहाँ रही? तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक था। उस जल को पिलाने से मेरे यहाँ 2 राजकुमारों ने जन्म लिया। अब तो वे काफी बड़े हो गए हैं। तुम्हें मैंने जो वचन दिया था उसके अनुसार तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। राजा, मैं इसीलिए इतने समय पश्चात तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद है? हाँ, मुझे सब याद है। बताओ तुम क्या चाहती हो? सफेद चिड़िया थोड़ा रुककर बोली। राजा, तुम्हारे 2 पुत्र हैं। उनमें से एक पुत्र मुझे दे दो। राजा एकदम गुस्से में बोला। क्या कहा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कुछ कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ। तुम अपना दिया हुआ वचन न भूलो। वचन के अनुसार मैं तुमसे तुम्हारा एक पुत्र मांगती हूँ। राजा धर्म संकट में पड़ गया। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि चिड़िया उसके वचन का इस प्रकार फायदा उठाएगी। क्या तुम पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांग सकती? मुझसे मेरा लाल न छीनो। मैंने उन दोनों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। उनमें से किसी की भी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चाहो तो तुम मुझसे यह देश, राजपाट, धन दौलत सब कुछ ले लो, परंतु मुझसे उन दोनों बेटों में से एक भी ना मांगो। राजा, मुझे यदि धन या राजपाट का ही लोभ होता तो पहले ही मांग लेती। मुझे तो तुम्हारे दोनों पुत्रों में से एक पुत्र चाहिए। मगर तुम मेरे एक पुत्र को लेकर क्या करोगी? सुनो राजा, याद है तुम्हें बहुत समय पहले यहाँ से काफी दूर दक्षिण में जो जंगल है, उमांगोस में तुम शिकार खेलने गए थे? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय हमारे साथ विचित्र विचित्र घटनाएं भी घटी थीं। उस जंगल में एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ने पर कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। हाँ, वही खौफनाक जंगल। उस जंगल के पीछे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के बीच में एक काली गुफा है। उसमें एक बहुत बड़ा दुष्ट तांत्रिक रहता है। उसी ने जंगल में उत्पात मचा रखा है। उसने जंगल में अपनी एक सीमा निर्धारित कर रखी है। उस सीमा से जो भी आगे बढ़ता है उसे वह तरह तरह के भय दिखाता है। फिर भी जो कोई बहादुर उस भय से न घबराकर आगे बढ़ता है तो वह अपने जादुई जोर से उस पर तरह तरह के आक्रमण करता है। इस पर भी यदि वह व्यक्ति उन आक्रमणों से बचकर जंगल को पार कर लेता है तो वह उसे अपनी काली गुफा में कैद कर लेता है। लेकिन वह बहादुरों को बंद क्यों करता है? वह दुष्ट जादूगर 101 बहादुरों को इकट्ठा कर रहा है। एक विशेष दिन उनकी बलि देकर उनका रक्त पिएगा और फिर जवान, शक्तिशाली व अजर अमर बन जाएगा। इस समय वह 150 वर्ष का क्रूप बूढ़ा है। यह सब वह अपने गुफा में कैद चंद्र देश की एक अपूर्व सुंदरी से विवाह करने के लिए कर है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? और तुम कौन हो? राजा, मैं भी एक देश की राजकुमारी हूँ। ये दुष्ट मुझे मेरे देश से उठा लाया और जबरदस्ती मुझसे विवाह कर लिया। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे सफेद चिड़िया बना दिया। मगर इसके लिए मेरे एक पुत्र की क्या आवश्यकता है? मैं आज ही अपनी सेना को भेजकर
उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़वा देता हूँ। सफेद चिड़िया घबराते हुए बोली। नहीं राजा, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। वह तांत्रिक अपने शक्तियों के जोर पर आपकी सारी सेना को समाप्त कर डालेगा। उसको तो कोई बुद्धिमान बहादुर व्यक्ति ही छल कपट से मार सकता है। राजा ने मन में विश्वास समेटा और धीमे स्वर में कहा। चिड़िया रानी, तुम मुझे एक मौका तो दो। अगर मेरी सेना उस तांत्रिक को पकड़कर ना ला सके तो फिर तुम मेरे पुत्र को ले जाना। ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो यह भी करके देख लो। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। अगली सुबह मंत्री मणिचंद्र, बहुत समय पहले हम लोग दक्षिण दिशा के उस जंगल में, जहां हम लोग शिकार खेलने गए थे, एक दुष्ट तांत्रिक के होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मेरा आदेश है कि उसे मेरे सामने उपस्थित किया जाए किसी भी स्थिति में। मंत्री घबराते हुए बोला। पर महाराज, वहां जाना अपने प्राणों को दांव में लगाना जैसा है, और तो वहां का वातावरण भी जानलेवा है। परवर कुछ नहीं मंत्री जी, यह मेरा आदेश है। अब आप सेना के साथ जाओ और उस तांत्रिक को मेरे सामने उपस्थित करो। लाचार मंत्री को राजा का आदेश मानना पड़ा और वह सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही सेना जंगल प्रवेश करती है, वैसे ही एक तेज आंधी चली और पूरी सेना की पूरी सेना उड़कर इधर उधर बिखर गई। किसी तरह जान बचाकर मंत्री मणिचंद्र उस खौफनाक जंगल से निकल के महल पहुंच जाता है। मंत्री भय से कांपते हुए राजा के पास पहुंचा और जंगल में हुई सारी घटना को बता दिया। समाचार सुनते ही राजा क्रोधित हो गए और बोले। मंत्री जी, जाओ, इससे बड़ी सेना को ले जाओ। अब उस तांत्रिक को पकड़ना अनिवार्य हो चुका है। ये अब बात पूरे राज्य के सम्मान की हो चुकी है। इस बार मंत्री मणिचंद्र ने पहले से भी विशाल सेना तैयार की और दृढ़ निश्चय के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दूसरी सेना बड़ी मुश्किल से जंगल पार करके एक विशाल तालाब के पास पहुंचती है, जिसे पार करने के लिए उस पर एक पुल बना हुआ था। तालाब के पास पहुंचकर मंत्री मणिचंद्र सेना को आदेश देते हुए कहते हैं। सैनिकों, हमें आगे बढ़ने के लिए यह पुल पार करना होगा, लेकिन इस पुल को देखकर मुझे नहीं लगता कि यह हमारे सभी सैनिकों का भार सहन कर पाएगा। इसलिए मेरा आदेश है कि पहले तुम सब लोग इस पुल को पार करो। तुम लोग पुल के उस छोर तक पहुंच जाओ, उसके बाद मैं आऊंगा। सैनिकों ने मंत्री मणिचंद्र की बात मान ली। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक एक तेज लहर उठती है और सभी को किसी नदी में डुबो देती है। यह भयावह दृश्य देखकर मंत्री मणिचंद्र एकदम घबरा जाता है और तुरंत महल की ओर लौट जाता है। इस बार भी मंत्री मणिचंद्र राजा के पास खाली हाथ पहुंचे, तब राजा ने राज्य की पूरी सेना के साथ जंगल में जाने का आदेश दिया। मंत्री जी, जाओ, इससे बड़ी सेना को ले जाओ। इस बार बिना किसी बाधा के जंगल और नदी पार करने के बाद उन्हें एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। आगे बढ़ने के लिए पहाड़ चढ़ना आवश्यक था। जैसे ही सेना पहाड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, अचानक पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर गिर पड़ा और पूरी सेना उसके नीचे दब गई। इस बार मंत्री मणिचंद्र भी नहीं बच पाए, वे भी उसी मलबे में कुचल गए। यह समाचार सुनकर राजा घबरा गया। अब उसके पास सेना नहीं बची थी। राजा बहुत उदास हो गया। वह समझ गया कि अब उसे सफेद चिड़िया की बात माननी पड़ेगी। एक दिन राजा अपने बगीचे में बैठ के
यही सब सोचते हुए बैठे थे। तभी दोनों राजकुमारों की नजर अपने चिंता से डूबे महाराज पे पड़ी और दोनों राजकुमार उनके पास पहुंच के बोले, क्या बात है पिताजी, आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। आप हुक्म कीजिए, हम अपने प्राण देकर भी आपकी चिंता दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजा ने दोनों पुत्रों को पूरी कहानी बता दी। तभी बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मार दूंगा। पिताजी आपके लिए एक तांत्रिक क्या, किसी से भी से लड़ जाऊंगा। राजा घबराते हुए बोला, नहीं पुत्र, वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसने हमारी राज्य की सारी सेना को नष्ट कर दिया है। तभी उसी समय सफेद चिड़िया वहां आ जाती है और बोलती है, राजा, क्या अब भी तुम अपना वचन निभाने को तैयार हो? राजा उत्तर देने ही वाला था कि बड़ा राजकुमार बोल पड़ा, चिड़िया रानी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। राजकुमार ने पिता से आज्ञा ली। राजा ने भारी मन से विदा दी। सफेद चिड़िया राजकुमार को जंगल की ओर ले चली। जंगल पहुंचते ही डरावनी आवाजें आने लगती है। राजकुमार आवाज सुन सतर्क हो जाता है। तभी चिड़िया बोलती है, डरना मत, बुद्धि से काम लेना, आगे बढ़ने का यही अवसर है। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। राजकुमार तलवार लेकर आगे बढ़ा। जंगल में कुछ दूर आगे चलने के बाद उसके सामने एक खोपड़ी सामने आकर गिरती है और हंसने लगती है। जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। अगर इस स्थान से आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम सब मारे जाओगे। जाओ, भाग जाओ। राजकुमार निडर था। वह खोपड़ी की बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ चला। खोपड़ी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जंगल समाप्त हो गया। राजकुमार को बहुत प्यास लगी थी। सामने एक नदी दिखाई दी। राजकुमार पानी पीने के लिए उसी नदी की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, तभी खोपड़ी फिर बोलने लगी, जाओ, भाग जाओ। यह सुनकर राजकुमार क्रोध से भर उठा और उसने अपनी तलवार से खोपड़ी पर वार कर दिया। खोपड़ी के टूटते ही सफेद धुआं निकला। धुएं से 3 सिंह प्रकट हुए। सिंहों ने राजकुमार पे वार करना चाहा। लेकिन राजकुमार ने साहस से तीनों सिंहों को मार दिया। कुछ और दूर बढ़ने के बाद उसे आगे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए वह उसे गुफा समझकर भीतर चला गया। गुफा के अंदर पहुंचते ही घना अंधेरा छा गया। उसे पता नहीं था कि वह गुफा नहीं, बल्कि अजगर का मुंह था। दूसरी ओर महल में राजा को राजकुमार के बारे में कोई समाचार नहीं मिला। राजा को यह लगने लगा कि कहीं जादूगर ने उसे मार न डाला हो। यह सोचकर राजा चिंताओं में घिर गया। वहीं खड़े छोटे राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने बड़े भाई को ढूंढकर अवश्य लाएगा। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब वह बिना किसी को बताए तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुआ और दुष्ट तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूर आगे चलने के बाद रास्ते में उसे एक नाटा व्यक्ति मिला। नाटा व्यक्ति उसकी घोड़े के सामने रुक के बोलता है, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मुझे छोटा समझकर कमजोर मत समझिए, मैं आपके बड़े काम आ सकता हूँ। राजकुमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। राजकुमार थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम्हारी कद काठी देखकर लगता नहीं कि तुम जंगल के खतरों का सामना कर पाओगे। बताओ, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे? नाटा व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोलता है, मेरा नाम भस्म है, राजकुमार। मेरी शक्ति साधारण नहीं है। मैं जिसे चाहूँ
एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। यह कहते हुए भस्मा ने पास खड़े एक विशाल पेड़ की ओर देखा और अपने मुख से आग उगल दी। देखते ही देखते वह पेड़ जलकर राख में बदल गया। यह दृश्य देखकर राजकुमार चकित रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रभावित होने की झलक थी। अद्भुत, ऐसी शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है भस्मा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी शक्ति मेरे सफर में काम आएगी। राजकुमार की बात सुनकर भस्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह उत्साहपूर्वक राजकुमार के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर भस्मा अचानक रुक गया और आसपास नजर दौड़ाकर बोला, राजकुमार, यहीं कहीं मेरा भाई दूरदर्शी रहता है। उसकी शक्ति बहुत काम की है। यदि आप चाहें तो मैं उसे बुला लाऊं। यदि वह हमारी सहायता कर सकता है तो अवश्य बुला लाओ। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के बीच से एक और नाटा व्यक्ति सामने आया। उसकी आंखें असाधारण रूप से तेज थी। मेरा नाम दूरदर्शी है राजकुमार। मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। जो साधारण आंखें नहीं देख पाती, मैं उन्हें भी देख सकता हूँ। राजकुमार उसकी बातों से प्रभावित होकर बोला, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। आगे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आगे चलते हैं। आज हमें उस तांत्रिक को मारना है। ये कहकर तीनों आगे बढ़ गए। वे लोग जंगल में काफी अंदर पहुंच चुके थे। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक तीसरा नाटा व्यक्ति दिखाई पड़ा। राजकुमार उससे आश्चर्यचकित होकर पूछता है, अब तुम कौन हो महाशय? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा नाम पवना है राजकुमार। मेरी शक्ति यह है कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और किसी को उड़ा भी सकता हूँ। यह कहते ही पवना ने अपने हाथ उठाए और हवा में उड़ने लगा। राजकुमार प्रसन्न होकर बोले, उत्तम, अति उत्तम। क्या अद्भुत शक्ति है तुम्हारे पास। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। अब चारों एक साथ आगे बढ़ने लगे और घना जंगल पार करने लगे। वे लोग कुछ दूर चले ही थे, तभी पवना चारों ओर देखते हुए बोला, ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। अचानक आकाश से एक विशाल और भयानक पक्षी उन पर झपटने वाला ही था। तभी दूरदर्शी चेतावनी देते हुए बोल पड़ता है, सावधान, ऊपर देखो। भस्मा ने बिना देर किए मुंह से आग उगली। आग की लपटों में वह पक्षी जलकर नष्ट हो गया। भस्मा गंभीर स्वर में बोलता है, जब तक मैं हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं। सभी सुरक्षित रहे और आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाकर वे एक विशाल तालाब के किनारे पहुंचे। दूरदर्शी ने तालाब के पार देखा और बोला, तालाब के उस पार एक डरावनी गुफा है। वहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक रहता है। लगता है वही इस जंगल का स्वामी है। उसी समय तालाब का पानी तेजी से बढ़ने लगा। राजकुमार अपने घोड़े से उतर के आगे बढ़ा और घबराकर बोला, ये पानी, ये तो हमें चारों ओर से घेर रहा है। तुरंत पवना ने सबको पकड़ा और हवा में उड़ गया। हवा में उड़ते हुए राजकुमार ने चिंता जताई। अब हम उस गुफा तक कैसे पहुंचेंगे? यह पानी की विशाल लहर हमारा रास्ता रोककर खड़ी है। इसके रहते हमारा उस गुफा तक पहुंचना नामुमकिन है। भस्मा आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत कीजिए राजकुमार, इसका उपाय मेरे पास है। भस्मा ने मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकाली। देखते ही देखते तालाब का पानी पीछे हट गया। पवना सबको उड़ाकर गुफा के सामने ले गया। तभी गुफा से गूंजती हुई आवाज आई,
तभी भयानक हंसी के साथ तांत्रिक प्रकट होता है। तुम सब यहाँ तक तो आ गए हो, परंतु अब मारे जाओगे। यह पूरा जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का मालिक हूँ। यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। यह कहकर तांत्रिक ने तीनों बौनों को अपनी मंत्र की शक्ति से बंदी बना लिया। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हो उठा और बोला, अन्याय करने वालों का अंत निश्चित होता है। आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों से जरूर होगा। यह कहते हुए राजकुमार ने अपने हाथ में तलवार ली और तांत्रिक का वध करने के लिए आगे बढ़ा। राजकुमार ने एक ही बार में उस तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले ही क्षण उसकी कटी हुई मुंडी फिर से जुड़ गई। देखते ही देखते तांत्रिक अपना विशाल रूप धारण कर लेता है। तभी वही चिड़िया प्रकट होती है और राजकुमार से बोलती है, नहीं राजकुमार, इस तांत्रिक का सारी शक्ति इसके मूंछ में है। अगर इस तांत्रिक के मूंछ को काट दोगे तो इसका अंत हो जाएगा। राजकुमार दृढ़ स्वर में बोला। तो फिर देर किस बात की? राजकुमार ने तलवार उठाई, ऊंची छलांग लगाई और तांत्रिक की मूंछ काट दी। तांत्रिक धराशायी हो गया। अंधकार छट गया और जंगल में फिर से प्रकाश फैल गया। तीनों बौने आजाद हो गए और सफेद चिड़िया सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गई। तभी उस गुफा से उसका भाई भी आ गया, जिसे तांत्रिक ने वहीं कैद कर रखा था। अपने भाई को जीवित देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और दोनों अपने राज्य